गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपना फर्स्ट टॉपिक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, लक्षण और उसके लाभ क्या क्या हैं। पिछली क्लास में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार यानी कि व्यापार के बारे में पढ़ा था। और व्यापार भी दो प्रकार का होता है, जिसमें आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उसके बाद बात आती है कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या है। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो, जिसमें रिकॉर्डो आते हैं, मिल आते हैं, एडम स्मिथ आते हैं, वो ये कहते हैं कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में अंतर है, इसलिए हमें एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता महसूस होती है। जबकि प्रोफेसर ओहलिन वो कहते हैं कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इतना बड़ा अंतर नहीं है कि जिससे एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हो। तो यह एक अत्यंत ही विवाद का विषय रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अंतर है भी या नहीं है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपन ने कल या पिछली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में तुलना करी थी, जिसमें क्या क्या समानताएं पाई जाती है और क्या क्या असमानताएं होती है आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत। समानताओं में अपन ने ये पढ़ा था कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों में ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के आधार पर ही व्यापार किया जाता है। बात थी दूसरी कि उसमें था दो पक्ष, चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों में ही दो पक्ष होने चाहिए। सिर्फ अंतर ये था कि आंतरिक व्यापार में क्षेत्रीय स्तर पर होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय स्तर पर दो पक्ष होते हैं। उसके बाद था कि वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, तो चाहे दोनों ही प्रकार का व्यापार हो, सेवाओं और वस्तुओं का ही लेन देन होता था और वस्तुओं और सेवाओं के बदले में मुद्रा प्राप्त होती थी। ये आपकी समानता में आ रहा था। नेक्स्ट बात था आपका ऐच्छिक सौदा। तो व्यापार चाहे आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, किसी पर भी जोर जबरदस्ती बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तो एक ऐच्छिक सौदा है, अगर उसकी इच्छा होगी तभी लेन देन हो पाएगा। तो ये भी समानताओं के अंतर्गत आता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था अपना उद्देश्य जो था लाभ कमाना। तो दोनों ही प्रकार के व्यापार में जो उद्देश्य होगा वो लाभ कमाना होता है, क्योंकि जब व्यापार किया जाता है तो वो लाभ उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। इसके बाद अपना था राजनीतिक एवं सामाजिक संबंध। तो जब व्यापार होते हैं, जब दो राज्यों के बीच में व्यापार हो रहे हैं, तो उनमें आपस में सामाजिक और राजनीतिक संपर्क आते हैं, या रीति रिवाज वगैरह भी जो है उसके संपर्क में भी आते हैं, तो उनसे राजनीतिक और सामाजिक संबंध भी बनते हैं व्यापारिक संबंध के साथ साथ। उसी प्रकार दो देशों की अगर अपन बात करते हैं, तो दोनों में अगर व्यापार होता है तो उसमें भी आर्थिक या व्यापारिक संबंध के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक संबंध भी बनते हैं, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज हो गए, वेशभूषा हो गई, खान पान हो गया, इन सभी गतिविधियों में संपर्क में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी समानताओं के अंतर्गत थी। फिर भी जो और अर्थशास्त्री है वो कहते हैं कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन दोनों में विभाजन की एक रेखा खींचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सारी समानताएं होने के बावजूद भी इसमें कुछ असमानताएं पाई गई थी, जिससे अपन आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन दोनों में तुलना करना संभव हो सका है। सबसे पहला अपना जो होगा फर्स्ट पॉइंट, वो होगा उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव। अब अपन अंतर कर रहे हैं, असमानताएं कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण एवं पृथक सिद्धांत की आवश्यकता कि इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी, ऐसे कौन कौन से बातें थी जिससे आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन के साधनों, उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का
अभाव, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आता है जो आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर को बताएगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन श्रम, भूमि, पूंजी, ये तो है ही, और व्यापारी जो उद्योगपति होता है वो तो मेन होता है, क्योंकि वो सभी उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करके उत्पादन करता है। लाभ तो बाद की बात है, हो सकता है उसे हानि भी हो सकती है, इसलिए उसको साहसी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जोखिम लेने की क्षमता होती है। तो जो उत्पादन के साधन होते हैं, श्रम हो गया, भूमि हो गई, पूंजी हो गई, ये सारे उत्पादन के साधन होते हैं। तो ये जो उत्पादन के साधन है, एक देश के अंदर, एक देश के भीतर, एक राज्य से दूसरे राज्य में उत्पादन के साधन आराम से गतिशील हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रहन सहन में, वेशभूषा में, भाषा में और रुपए में, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर अपन एक देश से दूसरे देश की बात करते हैं, उसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें गतिशीलता का प्राय अभाव पाया जाता है। क्योंकि श्रम की बात करते हैं अपन, अगर भारत का व्यक्ति अमेरिका जा रहा है तो सबसे पहले तो उसे परिवार से दूर होके जाना पड़ेगा। दूसरी बात होती है कि वहाँ की भाषा कैसी है, वहाँ की रहन सहन कैसा है, वहाँ की वेशभूषा कैसी है, वहाँ की जो है जलवायु कैसी है, इन सभी चीज़ों का उस पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए एक देश के भीतर तो उत्पादन के साधन आसानी से गतिशील हो सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें प्राय गतिशीलता कम ही पाई जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं पाई जाती है, लेकिन कम पाई जाती है। अगर अपन दोनों की तुलना करते हैं तो आंतरिक व्यापार में या एक देश के अंदर उत्पादन के साधन आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है जाने वाले को या उत्पादन के साधनों को। लेकिन एक देश से जब दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ के नियम कानून, सरकार, रुपया, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, इन सभी में अंतर पाया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यह उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का अभाव आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर को स्पष्ट करता है। सेकंड बात आती है अपनी भिन्न राष्ट्रीय नीतियां। भिन्न राष्ट्रीय नीतियां यानी अलग अलग सरकार या अलग अलग देश के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और हस्तक्षेप, अब जब सरकार होगी तो सरकार क्या करती है? हस्तक्षेप भी तो करती है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप किया जाता है। इसके आधार पर भी अपन आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर करेंगे। एक देश में व्यापार हो, उद्योग हो, वाणिज्य हो और कर निर्धारण संबंधी कानून हो तथा नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो एक देश के अंदर तो समान होती है। लेकिन अपन दूसरे देश की बात करते हैं, एक देश से दूसरे देश की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे यहाँ के कानून अलग होते हैं, उस देश के कानून अलग होते हैं। हमारे यहाँ की नीतियाँ अलग होती है, उस देश की नीतियाँ अलग होती है। हमारे यहाँ पर सरकार जो कर वगैरह लगाती है वो अलग प्रकार से लगाती है, वहाँ पर जो अलग प्रकार से लगाती है। कहने का मतलब एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी नीतियाँ बनाई जाती है, जो भी कानून लागू किए जाते हैं, जो भी कर निर्धारण संबंधी सारी चीज़ें होती है वो लगभग कैसी होती है? समान होती है। जबकि एक देश से दूसरे देश की अपन बात करते हैं तो वहाँ की सरकार में अंतर पाया जाता है, वहाँ की अलग अलग राजनीतिक नीतियाँ होती है, वहाँ के कर संबंधी अगर अपन बात करते हैं तो उनमें भी अंतर पाया जाता है, जिससे आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर आसानी से किया जा सकता है। इसके कारण ही ये उत्पादन के जो साधन होते हैं उनमें प्राय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गतिशीलता का अभाव निश्चित तौर पर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बाजारों की पृथकता। बाजारों की
पृथकता के आधार पर आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर की बात करते हैं तो इसमें अंतर्क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन दोनों ही व्यापारों में तीसरा अंतर जो कि इसकी पृथकता के सिद्धांत को क्या करता है, औचित्य को स्वीकार करता है। बाजारों का पृथक होना बिल्कुल सही बात आती है इसमें। एक देश के विभिन्न बाजारों में रीति रिवाज होते हैं, इसके अलावा भाषा, आदतें, नाप तोल तथा रुचियां आदि में अंतर नहीं रहता है एक देश के अंदर। जबकि एक देश से दूसरे देश की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें ये अंतर आराम से पाया जाता है। जैसे कि गुजरात हो गया, गुजरात में वही रीति रिवाज मनाए जाते हैं जो कि राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, यानी लमसम सभी अंतर भी होगा तो एक आधे त्यौहार का पाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजरात में जो सारे त्यौहार मनाए जा रहे हैं वो देश के अंदर किसी भी भाग में नहीं मनाए जा रहे हैं। नाप तोल की बात करते हैं, नाप तोल लगभग सभी एक देश के अंदर लगभग कैसा होता है, समान होता है। आदतों की बात करते हैं, रीति रिवाज की बात करते हैं, भाषा में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि राजस्थान का जाने वाला व्यक्ति गुजरात की भाषा को ना समझ सके या राजस्थान का जाने वाला व्यक्ति पंजाब की भाषा को ना समझ सके। तो ये सारी चीज़ें एक देश के अंदर बाजार लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन एक देश का दूसरे देश से अपन बात करते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की भाषा, वहाँ की नाप तोल, वहाँ के लोगों की रुचियाँ, वहाँ के लोगों की आदतें, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, अलग अलग होती है, जिससे उस देश का बाजार भी पृथक हो जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाजारों की पृथकता के आधार पर आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका चलन प्रणाली में अंतर। चलन प्रणाली में अंतर, इस आधार पर भी आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर आसानी से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक व्यापार में मुख्य अंतर, एक देश में लेन देन एक ही प्रकार की मुद्रा में किया जाता है। चलन प्रणाली की बात करते हैं अपन। भारत में जो लेन देन होगा, जो भारत में लेन देन होता है वो किस में होता है, मुद्रा के अंतर्गत होता है। और हमारे देश की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है, जिसको अपन करेंसी बोलेंगे। तो भारत में या एक देश के अंदर जो आंतरिक व्यापार किया जा रहा है, चाहे वो राजस्थान का बिहार से हो, राजस्थान का गुजरात से हो, राजस्थान का जो है पंजाब से हो, किसी भी राज्य से हो, तो जो भी लेन देन होगा वो किसके अंदर होगा, रुपये के अंदर होगा। यानी रुपये की जो वैल्यू होगी सभी राज्यों में एक देश के अंदर लगभग क्या समान ही होगी। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि अमेरिका में जो चलन प्रणाली है वो डॉलर में है, रूस में रूबल में है, तो अनेक देशों में जो है ये चलन प्रणाली अलग अलग पाई जाती है, जिससे इसके लेन देन में भी कठिनाई महसूस की जाती है। जैसे कि अमेरिका का $1 भारत के 70 रुपये के बराबर है, तो ये समानता जो है नहीं है। समानता नहीं होने के कारण जो है आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर पाया जाता है। तो सबसे बड़ा विनिमय का आता है ये अंतर, कि विनिमय का मतलब हो गया लेन देन, आप अपनी मुद्रा दोगे, उसके बदले में उसकी मुद्रा प्राप्त करोगे और उसकी मुद्रा के को ही उसमें आपको भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि आप अमेरिका से कोई चीज़ लेके आ रहे हो या अमेरिका को कोई चीज़ भेज रहे हो, तो आपको जो भुगतान देना होगा वो देना होगा डॉलर में, और डॉलर में देने के लिए पहले आपको रुपए को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें आप अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदल सकते हो। जबकि आंतरिक व्यापार में ऐसी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। आप एक देश के अंदर कहीं से भी जाके कोई भी आइटम या कोई भी वस्तु या सेवा खरीदिए, आपको जो भुगतान करना है वो भुगतान किस में किया जाएगा, वो भुगतान आपका रुपए के अंतर्गत किया जाएगा। इस प्रकार चलन प्रणाली के आधार पर भी आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर पाया जाता है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट अंतर की, कि नेक्स्ट अंतर क्या है जिससे आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानता बताई गई है। वो है आपका विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ। विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ। नाम से स्पष्ट है, अंतर क्षेत्रीय और आंतरिक व्यापार में जो दोनों एक ही है। अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार या गृह व्यापार ये आपको मैंने पहले ही बताया था, इन तीनों का नाम एक ही है। तो एक देश के भीतर जहाँ संपूर्ण क्षेत्र में सरकार कैसी होगी, एक ही होगी, कानून कैसे होंगे, एक ही होंगे, नियम कैसे होंगे, एक ही होंगे। कहने का मतलब एक देश के भीतर जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी नियम बनाए जाएंगे, जो भी सरकार के द्वारा जो भी कर निर्धारित किए जाएंगे वो सब समान होते हैं। जबकि दूसरे देश की अपन बात करते हैं तो एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के नियमों में, कानूनों में, इन सभी में प्राय अंतर पाया जाता है, जिससे व्यापार करने में थोड़ा बहुत समस्या भी आती है। और कई बार ऐसी भी समस्या होती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो व्यापार करने के लिए हमें उस सरकार की अनुमति भी प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ अलग अलग देशों की सरकारें अपने नागरिकों के कल्याण को भी महत्व देती है। अगर भारत की सरकार है तो वो भारत के लोगों के नागरिकों के कल्याण पर महत्व देगी, उनका महत्व चाहेगी कि उनका कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो। जबकि अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की सरकार ये चाहेगी कि मेरे देश के नागरिकों का कल्याण ज़्यादा होए। जबकि आंतरिक व्यापार की अगर अपन बात करते हैं तो वो एक देश के भीतर ही होता है, और एक देश के जब भीतर कोई व्यापार होगा तो उसमें सभी राज्यों का, सभी क्षेत्रों का लगभग समान कल्याण होगा, और समान कल्याण होगा तो कोई व्यापार करने में दुविधा ही नहीं रहेगी। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के आधार पर भी अपन आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर या असमानता कर सकते हैं। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न सामाजिक और व्यापारिक, भिन्न सामाजिक, भिन्न सामाजिक और व्यापारिक रीतियां। यह आपका नेक्स्ट है। अंतर है जो कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर को बताता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की राजनीतिक इकाइयों में भिन्नता होती है, उसी प्रकार उसके कानून भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ये बात कर रही हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। अमेरिका और भारत की सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ अलग है। अमेरिका अपने हिसाब से कोई कानून बना रहा है, अपने देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए बना रहा है, जबकि भारत जो है अपने देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ बनाता है। इस प्रकार दोनों देशों की सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ भी अलग अलग होती है। जबकि आंतरिक व्यापार में क्या होता है कि आंतरिक व्यापार में एक देश के भीतर ही जो व्यापार होता है वो आपको आंतरिक व्यापार मैंने बता दिया कि उसी को आंतरिक व्यापार कहते हैं। तो एक देश के अंदर जो भी सामाजिक रीतियाँ होती है, जो भी व्यापारिक रीतियाँ होती है वो समान होती है, और समान होने के कारण उस व्यापार को करने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं
होगी। इस आधार पर भिन्न भिन्न सामाजिक और व्यापारिक रीतियों के आधार पर भी अपन आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानता या अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। बात आती है नेक्स्ट परिवहन की समस्या। परिवहन यातायात के साधनों की समस्या की अगर अपन बात करते हैं तो आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या में भी अंतर रहता है। जैसे कि एक देश के अंदर अगर व्यापार किया जा रहा है तो वो आराम से सड़क मार्ग के द्वारा किया जा सकता है, और एक देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, अलग अलग राज्यों के बीच हो रहा है, तो इसके लिए व्यापार करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और साथ में आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अपन बात करते हैं तो वो जलमार्ग या वायुमार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता है, जिसमें जोखिम की संभावना भी बनी रहती है तथा लागत भी ऊंची आती है। इसके अलावा जब हमें दूसरे देश से व्यापार करना है तो हमें पहले उसकी अनुमति लेने की भी आवश्यकता होती है, जबकि एक देश के अंदर जो व्यापार किया जा रहा है इसमें अनुमति वगैरह लेने की फॉर्मेलिटीज़ तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इतनी समस्या नहीं आती है जितनी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पाई जाती है। इस प्रकार माल के परिवहन में भी कई प्रकार की राजनीतिक समस्याएं भी पाई जाती है, और राजनीतिक समस्याएं आती है जिसमें एक देश की सीमा का जब आप प्रयोग कर रहे हो तो उसे उस देश की सीमा का पहले अनुमति लेने का मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब तक वो देश नहीं चाहेगा तब तक आप उस देश से व्यापार नहीं कर सकते। इस प्रकार एक देश के भीतर जो व्यापार हो रहा है और एक देश से दूसरे देश के भीतर जो देश में जो व्यापार हो रहा है, उन दोनों में परिवहन की समस्या का काफ़ी बड़ी समस्या पाई जाती है, जिससे अपन आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानता या अंतर को आराम से स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है भौगोलिक दूरी। दूरी के हिसाब से, बनावट के हिसाब से, भौगोलिक दूरी के हिसाब से जो है अंतर किया गया है इसमें। लेकिन बात करते हैं कि दूरी वाला जो मुद्दा है वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार की दूरी कम होती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक दूरी होती है। ये हम एकदम से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे आपके उदाहरण बताऊंगी मैं, जिससे आपको ये लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूरी कम और आंतरिक व्यापार में दूरी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि बात करते हैं अपन तो इसमें पंजाब अगर पाकिस्तान से होने वाला व्यापार, पंजाब अगर पाकिस्तान से व्यापार कर रहा है तो वो व्यापार आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, जबकि पंजाब और पाकिस्तान में जो दूरी होगी वो पंजाब और पाकिस्तान में दूरी कैसी होगी, कम होगी। दूसरी बात करते हैं आंतरिक व्यापार का। मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि पंजाब और आसाम में जो व्यापार होगा, आपस में जो लेन देन होगा वो कैसा होगा, वो आंतरिक होगा, और आंतरिक व्यापार में पंजाब और आसाम की जो दूरी होगी वो ज़्यादा होगी और वो आपका आंतरिक व्यापार कहलाएगा। तो बात ये आती है कि ज़रूरी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूरी ज़्यादा हो और आंतरिक व्यापार में दूरी कम हो, लेकिन फिर भी इसको जो है थोड़ा सा दिया गया है असमानता के तौर पर, जबकि इसको कोई शक्तिशाली तर्क हम नहीं मान सकते कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन दोनों में ये बड़ा अंतर या महत्वपूर्ण अंतर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण। व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण, ये भी आपका दोनों के अंतर को स्पष्ट करता है।
असमानता को बताता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देश राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए विनिमय एवं व्यापार नियंत्रण करते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार या दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा? आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। तो हम जिन वस्तुओं का निर्यात और आयात करते हैं, अगर हमारे निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो हमारा व्यापार संतुलन कैसा होगा? धनात्मक होगा। जबकि हमारे निर्यात कम और आयात ज़्यादा है तो हमारा व्यापार संतुलन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो अपने देश के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के उत्पादन को ज़्यादा महत्व देने के लिए या ज़्यादा निर्यात करने के लिए हमें विनिमय पर यानी लेन देन पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी कि कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा वस्तुओं का आयात करेंगे तो हमें उसका भुगतान भी करना पड़ेगा और उसका भुगतान हमें उसी की मुद्रा में करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में निर्यात करने की आवश्यकता है। निर्यात करने के साथ साथ हमारे देश के अगर भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन को आपको धनात्मक रखना है, अपने देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ाना है, तो हमें विनिमय पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होगा। जबकि आंतरिक व्यापार की अगर अपन बात करते हैं तो आंतरिक व्यापार में जो भी व्यापार एक क्षेत्र से दूसरे देश क्षेत्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, तो हमें वहाँ पर विनिमय नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी विकास होगा वो सारा एक देश के अंदर ही माना जाता है। इस प्रकार व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण के आधार पर भी असमानता आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट आता है अपना अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की भावना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की भावना। मौद्रिक सहयोग का मतलब होता है मुद्रा के रूप में सहयोग देना, प्रदान करना, ये सारी चीज़ें होती है। तो एक देश के अंदर मुद्रा कैसी होगी? समान होगी। देश की बात करते हैं अपन, गुजरात की, पंजाब की, राजस्थान की बात करो, बिहार की बात कर लो, आप यूपी की बात कर लो, और भी एक देश के अंदर जो भी सारे क्षेत्र हैं उन सब की बात करें, वहाँ पर मुद्रा प्रणाली कैसी होती है? समान होती है। इसलिए समान होने से क्या होगा कि रुपए के में कोई भी अंतर नहीं है। चाहे आप रुपए को यहाँ खर्च करो, चाहे आप राजस्थान में खर्च करो, चाहे आप गुजरात में खर्च कर लो, चाहे आप बिहार में खर्च कर लो, चाहे पंजाब में खर्च कर लो, जो मौद्रिक सहयोग यानी कि जो भी सहयोग किया जाएगा वो रुपए के अंदर किया जाएगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं अपन, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अमेरिका भारत को मौद्रिक सहयोग कर रहा है तो अमेरिका के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा वो डॉलर को कन्वर्ट करके रुपए में दिया जाएगा। जबकि भारत जो है किसी दूसरे देश को सहयोग कर रहा है तो अपने मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करके ही वो उसका सहयोग कर सकता है। जबकि डॉलर और रुपए का जो विनिमय है उसमें काफ़ी अंतर है। डॉलर, रुपए और रूबल का जो अंतर है वो काफ़ी उसमें पाया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग की जो भावना होगी वो थोड़ी कम, और अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है या आंतरिक स्तर पर जो मौद्रिक सहयोग की भावना होगी वो अधिक पाई जाएगी, क्योंकि दोनों की राशियों में या दोनों के मुद्रा में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भुगतान की समस्या। भुगतान की समस्या यानी आप कोई भी वस्तु जब मंगा रहे हो तो उसके बदले में आपको भुगतान तो करना पड़ेगा।
तो बात आती है कि आंतरिक व्यापार में लेन देन एक ही मुद्रा में होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो लेन देन होगा वो उसके देश की मुद्रा में ही किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप व्यापार जापान से करिए, चाहे आप व्यापार अमेरिका से करिए, चाहे आप व्यापार फ्रांस से करिए, तो अपने को जिस देश से आप वस्तु मंगाएंगे, जिस देश से वस्तु और सेवाओं का विनिमय करते हैं, हमें उससे उसकी मुद्रा में ही उसका भुगतान करना होता है। और जब उसकी मुद्रा में भुगतान करना होता है तो पहले आपको उसकी मुद्रा में, अपनी मुद्रा को उसकी मुद्रा में बदलना होगा और उसके बाद ही आप उसका भुगतान कर सकते हो। कहने का मतलब पहले रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करो, जो कि इसके लिए वित्तीय संस्थाएं बनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थाएं होती है, वहां जाकर पहले आप इसको इसमें बदलो और फिर इसमें भुगतान करने की समस्या होती है। समस्या इसलिए पाई जाती है क्योंकि पहले इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तभी ये भुगतान किया जा सकता है और भुगतान होगा तभी आप माल मंगा सकते हो। तो भुगतान की समस्या भी एक समस्या पाई जाती है जो आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अलग करती है या बताती है। नेक्स्ट और लास्ट जो समय आपका अंतर पाया जाता है या असमानता जो होती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है खास समस्याएं। इसके अंतर्गत आंतरिक व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं अपन, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ खास या विशिष्ट समस्याएं होती है जो कि अंतरक्षेत्रीय व्यापार में नहीं होती है। उदाहरण, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या बात करते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय तरलता, तरलता का मतलब क्या होता है? तरलता का मतलब होता है नगद रूप में पैसा रखना। तो अगर अपन आंतरिक स्तर की बात करते हैं तो आंतरिक स्तर में जो मुद्रा होती है एक देश के अंदर वो समान होती है, तो उसमें जो लेन देन होगा वो कहीं पर भी जाकर आप एक देश के अंदर करोगे वो लगभग समान होगा। लेकिन जब आप अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में नगद रूप में प्राप्त करोगे तो अपनी मुद्रा की वैल्यू कम है, उस देश की मुद्रा की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। जैसे $1 बराबर 70 रुपये, 72 रुपये, 75 रुपये है, तो आप अपनी मुद्रा को ज़्यादा दे रहे हो और उसकी मुद्रा हमें कम प्राप्त हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या पाई जाती है। इसके साथ साथ बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की समस्या तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का आवागमन। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का आवागमन। अब हमारे देश की मुद्रा तो हमारे देश की सरकार के द्वारा, हमारे देश के RBI के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा बनाई जाएगी वो उस देश की सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। उसके आवागमन पर भी ये बात डिपेंड करती है कि हमारे पास जो भी वस्तु हम मंगा रहे हैं दूसरे देश से, उसका भुगतान हमें करने के लिए हमारे पास विदेशी करेंसी होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा यानी कि होनी चाहिए। अगर विदेशी मुद्रा हमारे पास नहीं है तो हम वो